Hello students, welcome to our online classes. So today we are going to start what is a fuel chapter 6 जो हमारा कंटेंट था इसमें का आज हम पार्ट 5 करने वाले हैं एंड दिस इज फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर का फाइनल पार्ट ये होने वाला है. सो इस पार्ट में हम करने वाले फ्यूल के बारे में बात. सो फ्यूल के बारे में बहुत बार इस चैप्टर में जिक्र आया है कि फ्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ की बर्निंग के लिए. हमको पता है कोई भी चीज़ हमको बर्न करनी है तो उसके लिए हमको फ्यूल चाहिएगा ही. So let's start what we are going to study in this. What is fuel? Fuel क्या है आखिर? Recall that sources of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. अब हमको पता है अगर हम ध्यान दें तो जितने भी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी हैं जो कि किसी भी डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब हमको अगर हीट एनर्जी चाहिए तो कुछ भी जो है हमको चाहिएगा जलाने के लिए वो क्या क्या हो सकता है. वुड हो सकता है, चारकोल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है या फिर केरोसिन हो सकता है. इनको यूज़ करके ही हम जो है हीट एनर्जी जनरेट कर पाते हैं. दी सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स. इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल्स बोलते हैं. और फ्यूल्स को अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं, प्रॉपर वर्ड है जो होता है, ईंधन. सो जो है फ्यूल्स है ये सब जो सब्सटेंस है जो किसी भी ये जो सब्सटेंस है ये जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे किसी भी तरीके से, तो इनको हम बोलेंगे फ्यूल्स. A good fuel is one which is readily available. It is cheap. It burns easily in air at a moderate rate. It produce a large amount of heat. और कोई भी अच्छा फ्यूल कौन सा होगा जो इजीली अवेलेबल हो, अच्छा आराम से हमको मिल जाए, चीप हो, थोड़ा सस्ता हो और इजीली एयर के अंदर बर्न होता हो, जलता हो एट अ मॉडरेट रेट, बहुत ही धीमी जो रेट से इजीली जलता हो, एकदम तेज़ ना जल जाए, मतलब जल जाए और हमको हीट एनर्जी ना मिले प्रॉपर टाइम में, या इतने धीरे धीरे जले कि उसकी हीट ही कम पड़ जाए. तो एकदम मॉडरेट रेट वाला जो है उसकी जो है हीट निकलनी चाहिए, बर्न वो धीरे धीरे होना चाहिए, एकदम मीडियम सी रेट पर. इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. और बहुत अच्छे अमाउंट में हीट है वो जनरेट करना चाहिए. इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस. और अच्छा फ्यूल वही होता है जो अपने पीछे कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है, अनचाही चीज़ें वो छोड़ के ना चला जाए. मतलब अगर हम कोल को जलाएंगे, वुड को जलाएंगे तो उसके पीछे जो है ऐश बच जाती है, राख बच जाती है, जो हमारे मोस्टली ज़्यादा कुछ काम नहीं आती है, हमारे लिए वेस्ट ही है वो. तो वो एकदम बहुत अच्छा फ्यूल नहीं हुआ. बहुत अच्छा फ्यूल, एक गुड फ्यूल क्या होता है जो कि जो है हीट भी सही दे, उसका जो है चीप भी हो और अच्छे से अवेलेबल भी हो, इजीली अवेलेबल हो, और साथ ही साथ में कुछ वो एक्स्ट्रा सब्सटेंस है वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस ना करे, वही अच्छा फ्यूल होता है. देर इज़ अ प्रॉबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ आइडियल फ्यूल. तो अगर इसकी बात करें कि हमको सब सारी क्वालिटीज़ उस फ्यूल में मिल जाएं, तो अब तक ऐसा कोई फ्यूल हमको मिला नहीं जिसको हम आइडियल फ्यूल बोल सकें, जिसमें सारी की सारी क्वालिटी अच्छे से हो. We should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use. तो हमको आइडियल फ्यूल तो मिल नहीं सकता, तो हमको आइडियल नहीं लेकिन गुड फ्यूल तो मिल सकता है ना. सो हमको ऐसे फ्यूल देखना चाहिए जो मोस्टली जितने भी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफ़िल करता हो, पूरा करता हो किसी भी पर्टिकुलर यूज़ के लिए. फॉर एग्जांपल हम अगर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं. तो उन रिक्वायरमेंट्स को लेकर जो है यूज़ को लेकर आपकी मोस्टली जो है ज़रूरतें पूरी करे जो फ्यूल, वही फ्यूल क्या होता है आपके लिए बेस्ट होता है. भले ही आइडियल ना हो पर बेस्ट तो ज़रूर हो सकता है. फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट. सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स. फ्यूल्स है उनकी जो कॉस्ट है वो अलग अलग होती है, सबके जो पैसे हैं वो अलग अलग होते हैं. कुछ फ्यूल्स चीप होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं दूसरों से, कुछ जो दूसरों से ज़्यादा महंगे होते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू. तो आपको कुछ अगर फ्यूल्स के बारे में पता हो तो उनकी एक लिस्ट बनानी है, आपको लिस्ट में उनको मेंशन करना है. ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल्स एज इन टेबल 6.3. तो आपकी बुक में टेबल 6.3 है, पेज नंबर 72 पर. जो टेबल 6.3 इसमें आपको जो है फ्यूल्स को कैटेगराइज करना है. इसमें फर्स्ट जो कैटेगरी है सॉलिड फ्यूल की लिखनी है, सेकेंड लिक्विड की और थर्ड गैसेस फ्यूल की. सो इसके अंदर एक पहले से लिखा हुआ है और दो बाकी के आप लिख सकते हो. सो ये रही आपकी टेबल. सो इसके अंदर सब कोल एक सॉलिड फ्यूल है, उसके अलावा हम जो है वुड को भी सॉलिड फ्यूल के अंदर डाल सकते हैं, तो आप वुड अपनी बुक में फिल कर सकते हैं. उसके अलावा लिक्विड फ्यूल कैरोसिन होगी. कैरोसिन के अलावा पेट्रोल है, वो लिक्विड आता है. सो पेट्रोल है, लिक्विड फ्यूल हो गया. गैसेस फ्यूल के देखें तो एलपीजी गैसेस फ्यूल है, गैस की फॉर्म में होता है एलपीजी. सो एलपीजी आ गया उसके अंदर ये. सो 1 मैंने आपको बता दिया, 1 आपका लिखा हुआ है और 1 आप एक खुद फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल एफिशिएंसी. फ्यूल एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता या क्षमता, हिंदी मीनिंग. सपोज
given quality of water using cow dung, coal and LPG as fuel। मान लो आपको है एक बोल है जो है पानी का उबालने के लिए दिया गया और आपको फ्यूल के तौर पे आपको काउ डंग जो आते हैं गोबर के कंडे जिनको हम बोलते हैं वो मिले हैं, कोल मिला है, कोयला मिला है और LPG मिला है फ्यूल के तौर पे। तो आप इन तीनों में से क्या प्रीफर करेंगे, इन तीनों में से क्या यूज़ करना पहले आप पसंद करेंगे? विच फ्यूल वुड यू प्रीफर, कौन सा फ्यूल आप प्रीफर करेंगे? गिव अ रीज़न, अपना एक रीज़न दो। तो ऑब्वियसली अगर आपको मिलता है तो आप LPG प्रीफर करोगे क्योंकि LPG सेफ़ है, ईजी है और कन्वीनियंट फ्यूल है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ़ योर पेरेंट्स, आप जो है इसके लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा जो ट्रिकी वर्क होता है। डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या ये तीनों फ्यूल सेम अमाउंट हीट का प्रोड्यूस करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। सो ये जो है ये अमाउंट है हीट एनर्जी का जो कोई भी 1 किलो फ्यूल को जलाने पर कितना वो जो है कंबंशन देता है, कितना कंप्लीट कंबंशन देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो कैलोरी मान या ऊष्मीय मान हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में। सो अगर हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू होती है, वो अमाउंट होती है हीट एनर्जी का, मतलब कोई भी जो है 1 kg सब्सटेंस हमने लिया, 1 kg फ्यूल लिया, उससे हमको कंप्लीट कंबशन के बाद कितनी जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है वो फ्यूल, उसी को हम उसका क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर kg। सो इसके लिए जो इस वैल्यू के लिए कि कैलोरीफिक वैल्यू के लिए जो यूनिट है जो ऐसा यूनिट है वो है किलो कैलोरी जूल पर kg। मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल के अंदर वो कितनी किलो जूल हीट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, वही उसका क्या हो गया? कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल, आपको टेबल 6.4 दी हुई है, इसके अंदर आपकी कुछ फ्यूल्स है जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है हम कम दी गई है। तो देखते हैं, सबसे पहले है काउडंग। काउडंग की क्या जो है कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 से 8000 kg पर kg किलो जूल पर किलोग्राम। वुड की है 17,000 टू 22,000। कोल की है 25,000 टू 33,000। नेक्स्ट हमारे पास 1 मिनट, इट्स नॉट है। कैरोसिन पेट्रोल की 45,000, उसके बाद कैरोसिन भी 45,000। डीजल है, डीजल की भी 45,000 है। मेथेन की 50,000 है। CNG 50,000। LPG 55,000। बायोगैस है 35,000 टू 40,000। हाइड्रोजन है 1,50,000 जो है उसका हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू है। मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है वो निकल के आ रही है हाइड्रोजन की। मतलब हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है फ्यूल एफिशिएंसी शो करता है, मतलब ये आइडियल फ्यूल की थोड़ा नज़दीक है। ओके, सो ये बात हो गई हमारी कैलोरीफिक वैल्यूज़ की। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब हमको पता है कोई भी फ्यूल हम जलाते हैं, कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो उससे हमको एक स्मोक मिलता है, उसके अलावा ऐश मिलती है और कई बार जो है स्मोक के साथ कुछ हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ होती हैं। तो ऑब्वियसली ये एकदम सेफ़ तो नहीं हो सकता है, किसी भी चीज़ को बर्न करना पूरी तरह से सेफ़ तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमको अगर एनर्जी चाहिए होती है तो हम यूज़ करते ही हैं। अब यूज़ करना तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसको बारे में हम थोड़ा से कुछ जो है फैक्ट्स जान सकते हैं कि अगर हम उसको कम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म हम कैसे कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब हमको पता है कोई भी फ्यूल को जलाने पर कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जो डे बाय डे फ्यूल का कंजप्शन बढ़ रहा है, फ्यूल है डे बाय डे हम यूज़ करते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट होने लगे हैं, बुरे असर पड़ने लगे हैं। अब ये जो बुरे असर ये क्या क्या हैं हमारे पास, यहाँ 1 पॉइंट है, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। जो कार्बन फ्यूल्स होते हैं जो कार्बन से बने होते हैं मेनली, जैसे कि वुड हो गई, कोल हो गया या फिर पेट्रोलियम है, ये कार्बन फ्यूल्स हैं, इनमें कार्बन होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में। ये क्या करते हैं, इनके जब जलते हैं तो उनके पीछे से कुछ अनबर्न कार्बन है वो रह जाता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं, बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स पीछे रह जाते हैं।
These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma। और ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे, बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे टाइनी होते हैं और ये बहुत डेंजरस पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारी जो है कई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, सांस से संबंधित बीमारियां हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अस्थमा है, सांस से रिलेटेड बीमारी है, अस्थमा जैसी बीमारियाँ हैं, ये जो है पोल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं, कार्बन पोल्यूटेंट्स वो क्रिएट करते हैं। सेकेंड इज़ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब ये जो फ्यूल्स होते हैं इनका जो अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, मैंने बताया था कंप्लीट कंबशन में जो है कुछ भी नहीं बचता है, पीछे कोई स्मोक नहीं निकलेगा, कोई भी जो है अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस बचेंगे नहीं, और अगर बचते भी हैं तो बहुत 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 कम बचते हैं, तो वो कंप्लीट कंबशन होता है। लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन में कुछ पार्टिकल्स हैं वो बच जाते हैं, चाहे वो स्मोक की फॉर्म में हो चाहे ऐसे ऐश की फॉर्म में हो, सो वो इनकम्प्लीट कंबशन होते हैं। अब जो ये फ्यूल्स होते हैं अगर इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो इनसे एक गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों अलग अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड में होता है CO2 जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है ओनली CO, मतलब ऑक्सीजन का सिर्फ एक पार्टिकल होता है जो कि हार्मफुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हार्मफुल है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, बहुत जहरीली गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम, इसीलिए जो है किसी भी बंद कमरे में आपको कोयला है वो जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कोयला है वो इनकम्प्लीट कंबशन करता है, उसमें से स्मोक निकलता है और स्मोक के साथ क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि अगर बंद कमरे में उसको जलाएंगे तो पूरा का पूरा कमरा कार्बन मोनोऑक्साइड से फिल हो जाएगा, और अगर उसमें कोई ह्यूमन है तो ऑब्वियसली उसके जो है रेस्पिरेशन में वो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक डेंजरस एक पॉइजनस गैस है। The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that room। और अगर किसी भी बंद कमरे में आप कोल जलाओगे तो उस कोल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, जो कि किसी भी इंसान को, उस कमरे में मौजूद किसी भी इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। Now we have some useful fact। For centuries wood was used as domestic and industrial fuel। कई सेंचुरी से, कई सालों से, कई 100 सालों से हम वुड है, लकड़ी है, वो यूज़ कर रहे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में। हम घरों में भी यूज़ करते थे पहले जब चूल्हे वगैरह जलते थे, आज भी कई घरों में चूल्हे जलते हैं तो उनमें लकड़ी की यूज़ आती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर भी ये जो आते थे, बट नाउ इट हैज़ बिन रिप्लेस बाय कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक LPG। लेकिन आज के टाइम पे जो है इसकी जगह पे कोल या फिर LPG आ गया है। कोल जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आता है और LPG हम घर में भी यूज़ करते हैं। इन मैनी रूरल पार्ट ऑफ आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज़ वुड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। लेकिन हमारे देश के कई जो है देहाती हिस्से हैं, रूरल पार्ट हैं, गाँव वाले इलाके हैं, वहाँ आज भी है वुड यूज़ की जाती है फ्यूल के फॉर्म में, लकड़ी यूज़ की जाती है, क्योंकि ये बहुत ईजीली अवेलेबल होती है और लो कॉस्ट होती है, मतलब सस्ती पड़ती है। कोई भी वहाँ जाएंगे, खेतों में जाएंगे, अपनी लकड़ी काट के ले आएंगे, इजी है और लो कॉस्ट भी है। However, burning of wood give a lot of smoke which is very harmful for human beings। लेकिन लकड़ी भले ही सस्ती हो, इजीली अवेलेबल हो, लेकिन जलाने पे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है इससे, जो कि किसी भी इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हार्मफुल है। इट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, सांस से संबंधित बीमारियां हैं, तकलीफ है वो शुरू हो जाती है इसकी वजह से। ऑल्सो ट्री प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज फ्यूल। और जो ट्रीज़ हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे अगर इसकी लकड़ी को हम फ्यूल के तौर पे यूज़ कर लेंगे। क्योंकि एक तरह से पेड़ को तो जला ही रहे हैं, तो उससे जो है आने वाले फ्यूचर में उससे फ्रूट है या फिर बाकी जो हम ऑक्सीजन लेने वाले वो तो गई ना। Moreover, cutting of trees leads to deforestation which is quite harmful to the environment, as you learned in class 7। और क्लास 7 में पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन मतलब एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम पेड़ काट देते हैं तो वहाँ पे जो है डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है एनवायरनमेंट को बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत हार्मफुल है डिफॉरेस्टेशन एनवायरनमेंट के लिए। सो ये हमने पढ़ा है नॉलेज बूस्टर एक, कि हमको जो है वुड क्यों का यूज़ नहीं करना चाहिए एज अ फ्यूल। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट। मोस्टली जो हम फ्यूल्स हम यूज़ करते जलाते हैं, बर्न करते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में निकलती है, जब हम इनकम्प्लीट कंबशन होता है किसी भी थिंग का तब निकलता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नॉर्मली किसी भी चीज़ को आप जलाओगे, भले उसमें फ्लेम आ रही हो, फिर भी उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होता ही है। Increased concentration of carbon dioxide in air is
बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और अगर बहुत ज़्यादा जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है आपको चैप्टर 7 में पहले बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर of the atmosphere of the earth. This result among other things in the melting of polar glacier which leads to rise in sea level causing floods in the coastal areas. So global warming क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है हमारा अर्थ का जो एवरेज एटमोसफेयर टेम्परेचर है एटमोसफेयर का वो बढ़ जाता है। सो हम ग्लोबल वार्मिंग के अंदर क्या है, हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर एटमोसफेरिक टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो है ग्लेशियर जो है पोलर्स पे वो पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सी लेवल है वो बढ़ने लगता है, और उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज़ है, जो समुद्र किनारे के एरियाज़ हैं, उनमें फ्लड जैसे हालात हो जाते हैं, बाढ़ सी हालत हो जाती है। लो लेइंग कोस्टल एरियाज़ में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर। और जो लो लेइंग कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के पास में जो एरिया जो कि थोड़े नीचे हैं, वो हमेशा के लिए जो है पानी के अंदर डूब सकते हैं। अगर पानी का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डूब सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर पे एक पॉइंट है जो मैं पढ़ना भूल गई हूँ। सो लेट्स सी। सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्मजरिंग कोल फायर इन इट। स्मजरिंग मतलब जो है बिना आग के धुएं वाला जो चीज़ है वो जलती है, तो उसको हम स्मजरिंग कोल बोलेंगे। जिस कोयले में सिर्फ धुआं निकलता है, लौ नहीं निकलती है, फ्लेम नहीं निकलती, उसको हम बोलेंगे स्मजरिंग कोल। सो इसीलिए हमको बोला जाता है जिस कमरे के अंदर या जो बंद रूम है जिसके अंदर जो है कोई भी कोल जलता हो, स्मजरिंग कोल जल रहा हो, धुएं वाला कोयला जल रहा हो, उसमें हमको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमको वहाँ पे मार सकती है, बीमार कर सकती है बहुत बुरी तरह से। इसीलिए now we have a known fact: global warming is the rise in temperature of the atmosphere of the earth. This is the result among other things in the melting of polar glacier which leads to a rise in sea level causing floods in the coastal areas. Low lying coastal areas may even be permanently submerged under water. ये हमने स्टडी कर लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आ गया था। अब हमारे पास आपकी बुक के अंदर जो है पेज नंबर 73 पे एक और पॉइंट है जो इस जो है ई बुक में मेरे पास नहीं है। आई एम रीडिंग इट, जस्ट लिसन केयरफुली। नंबर 4 पॉइंट इज़ बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर आप किसी भी कोल को या डीजल को जलाते हो तो उसकी वजह से एक गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि क्या होती है, थोड़ी सफोकेटिंग होती है और कोरोसिव होती है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये बहुत ज़्यादा जो है सफोकेटिंग होती है, दम घोटने वाली होती है। कोरोसिव मतलब ख़तरनाक होती है, किसी भी चीज़ को ख़राब करने वाली चीज़ को हम बोलते हैं कोरोसिव। तो कोरोसिव गैस होती है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। उसके अलावा पेट्रोल इंजन हैं उनसे जो है गैसियस ऑक्साइड निकलते हैं, उसमें जो गैस होती है उससे गैसियस ऑक्साइड निकलते हैं नाइट्रोजन के, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन से बने हुए कुछ ऑक्साइड्स जो हैं वो निकलते हैं पेट्रोल इंजन से। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। और ये जो ऑक्साइड्स है सल्फर और नाइट्रोजन के, ये जो हमारे बारिश का पानी होता है, रेन वाटर होता है, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। सच एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। और अगर इस पानी के साथ, इस बारिश के साथ अगर ये जो मिक्स होकर एसिड बना रहे हैं, और एसिड जो मिक्स है रेन वाटर के साथ अगर मिक्स होता है तो उसके बाद बारिश के साथ जब नीचे आता है तो वो रेन जो होती है वो सिंपल रेन नहीं होती, उसको हम तब एसिड रेन बोलेंगे। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। और ये है जो हमारी फसल है, क्रॉप्स है, बिल्डिंग्स है या फिर जो हमारी मिट्टी है, उनके लिए बहुत हार्मफुल होती है एसिड रेन है जो। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट इन क्लास 7 में इसके बारे में जिक्र आया था, जो आपने पढ़ा था एसिड रेन के बारे में। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आज के टाइम पे जो डीजल और पेट्रोल है फ्यूल के तौर पे जो ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में यूज़ करते हैं, उसकी जगह है CNG ने ले ली है। कई जो है कार वगैरह है वो अब CNG से चलती है। अब CNG है उसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हाई लेवल प्रेशर पर कंप्रेस करके दबा के उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, CNG बोलते हैं। अब ये जो है डीजल और पेट्रोल की जगह CNG क्यों यूज़ की जा रही है, बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्योंकि CNG है जो हार्मफुल प्रोडक्ट जो पेट्रोल डीजल प्रोड्यूस करते हैं उसके उनके रेस्पेक्ट में
सीएनजी है बहुत कम पॉल्यूटेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करती है, बहुत कम। सीएनजी से क्लीनर फ्यूल, और इसीलिए सीएनजी को क्लीनर फ्यूल भी बोला जाता है, साफ़ फ्यूल भी बोला जाता है। ठीक है, सो ये आपका चैप्टर हो गया है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट 4 आपके यहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है, वो मैंने आपको रीड करके बता दिया, जो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। सो इसके साथ कंटिन्यू आपको रीड करके देख लेना है। सो दैट्स चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ये जो पार्ट है इसमें आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आपका होमवर्क है, ये जो एक्सरसाइज है आपको फाइंड आउट करनी है, आपको फिल करनी है। इस एक्सरसाइज से करने से फ़ायदा यही है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना चैप्टर का पार्ट समझ में आया कि नहीं आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।